पंजाब सरकार को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से 2000 करोड़ से अधिक का जुर्माना किया गया है। जुर्माना इसलिए किया गया क्योंकि वेस्ट जो कूड़ा करकट होता है उसे सही तरीके से ना रखने के एवज में ये जुर्माना किया गया। इसका प्रबंधन सही नहीं पाया गया, तो जो जुर्माना पंजाब सरकार को हुआ है उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपना कार्य सही तरीके से, सही समय पर व सही ढंग से नहीं किया। कि कोई भी किसान अपने खेतों की चारदीवारी के ऊपर कंटीली तार नहीं लगाएगा, क्योंकि इससे गौवंश आहत होता है, उनको घायल किया जाता है। और इसी के चलते अगर कोई गौवंश कंटीली तार से घायल होगा तो उस किसान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी व अहम खबर पंजाब सरकार के साथ जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से 2000 करोड़ से अधिक का जुर्माना किया गया है। जुर्माना इसलिए किया गया क्योंकि वेस्ट जो कूड़ा करकट होता है उसे सही तरीके से ना रखने के एवज में ये जुर्माना किया गया। इसका प्रबंधन सही नहीं पाया गया, तो जिसके चलते एनजीटी की ओर से पंजाब सरकार को जुर्माना किया गया है। वहीं पर मेंबर राज्यसभा संत बलवीर सिंह सीचेवाल, जो पूरी तरह से पर्यावरण को समर्पित हैं, पूरी तरह से पेड़ लगाते हैं, उन्होंने काली वहीं को भी साफ किया था। उनका कहना है कि इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं। जो जुर्माना पंजाब सरकार को हुआ है उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपना कार्य सही तरीके से, सही समय पर व सही ढंग से नहीं किया। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सरकारों को, खासकर पश्चिमी बंगाल व उत्तर प्रदेश सरकार को भी एनजीटी की ओर से जुर्माना किया जा चुका है। और इससे पहले पंजाब सरकार 100 करोड़ के करीब अदा भी कर चुकी है। जुर्माने का एक हिस्सा उन्होंने अदा भी कर दिया था, लेकिन अब 2000 करोड़ से अधिक का जो जुर्माना है वो केवल और केवल 2 महीने में ही भरने के लिए कहा गया है, जिसके लिए एक विशेष खाते में ये राशि पंजाब सरकार को जमा करवानी होगी। और आपको बता दें कि जितनी भी सरकारें आती हैं, जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की कमेटियां बनती हैं, जितने भी वहाँ पर अधिकारी होते हैं, वो आज तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए कि किस तरह से इस कूड़े करकट का निपटारा किया जाए। और आपको यह भी बता दें कि कचरा जो अक्सर पानी को भी ब्लॉक करता है, और जितनी भी नालियाँ होती हैं, नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, उनको भी कूड़ा करकट जो कचरा होता है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। और इसी के चलते प्लास्टिक के लिफाफों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया था, जो इसमें एक बड़ा कारण माने जाते हैं कि जितना भी कचरा घरों से बाहर निकलता है वो प्लास्टिक का कचरा आज तक नहीं संभल सका। तो इसी के चलते अब एनजीटी पूरी तरह से सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते पंजाब सरकार को 2000 करोड़ से अधिक का जुर्माना किया गया। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार इस जुर्माने का भुगतान कब और कैसे करती है। अक्सर भारत के लोग विदेश का रुख करते हैं। विदेश में रोज़ाना ही कई युवा लड़के लड़कियां विदेश जाते हैं। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो विदेश का रुख करते हैं, वहाँ पर रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी घटनाएं खासकर कनाडा में हो रही हैं, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय को इसके लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, जिसके चलते उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों व वहाँ पर जाने वाले लोगों को चौकस व सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ पर नस्ली भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा नस्ली घटनाएं भी लगातार घटित हो रही हैं, जिसके चलते विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसके चलते कनाडा में रह रहे लोग भी सतर्क रहें, और जो लोग कनाडा में पढ़ाई करने गए हैं या फिर जाना चाहते हैं वो भी वहाँ पर जाने के बाद सावधान रहें, सतर्क रहें। और कुछ दिन पहले ही
पंजाब से गए हुए कुछ युवाओं की आपस में लड़ाई भी हुई थी, जिसके चलते उन्हें डिपोर्ट भी किया गया था। इसके अलावा और भी कई वारदातें वहां पर होती हैं और ख़ास तौर पर मुख्य रूप से वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रेफरेंडम की वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी पोस्टें लगातार सोशल मीडिया के ऊपर चलती रहती हैं। तो इसी के चलते विदेश मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। उन्होंने लोगों को सतर्क किया है, सावधान किया है कि कनाडा में रहें लेकिन अपनी जान का, अपने माल का ध्यान ज़रूर रखें। और आपको बता दें कि पंजाब के युवाओं में सबसे अधिक करेज है विदेश में जाने का। जिस प्रकार की सरकारों की पॉलिसीज़ हैं, जिस प्रकार की योजनाएं हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो इसी के चलते ही युवा विदेश का रुख करते हैं। और इसकी एक ताज़ा मिसाल, जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम हमारा इस प्रकार का है कि नई नई पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, लेकिन एजुकेशन का कोई भी स्तर सही तरीके से ऊपर नहीं उठाया जा रहा, जिसके चलते यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी MBBS की डिग्री करने के लिए गए थे, लेकिन जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग लगी तो उन्हें वापस लौटना पड़ा और उनकी भी अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि उन्हें किस प्रकार से एडमिशन दी जाएगी। क्योंकि अगर सरकार की माने तो इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा क्लियर नहीं की थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी नीट की परीक्षा क्लियर थी लेकिन उनका इतना उच्च रैंक नहीं था जिसके आधार पर उन्हें इंडिया के कॉलेज में एडमिशन मिल पाती। और अगर अब उन लोगों को एडमिशन दी जाती है जिनका कोई 1 या 2 साल का रहता है टाइम पीरियड पढ़ाई का, तो दूसरे युवा इस होड़ में लग जाएंगे कि हमारे बराबर वालों को एडमिशन दी जा रही है तो हमें क्यों नहीं दी जा रही। इसके चलते काफ़ी पेच अड़ा हुआ है और इसी के चलते अब कनाडा में भी विद्यार्थी बड़ी संख्या में जाते हैं। पंजाब के विद्यार्थी लगातार जा रहे हैं और पंजाब में लगातार जो है एक तरह से बेरोज़गारी का आलम है, जिसके चलते हर युवा सोचता है कि +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बाकी की पढ़ाई विदेश में की जाए, खासकर कनाडा में की जाए। तो इसी के चलते अब भारतीय मंत्रालय ने भी, विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले, कनाडा जाने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि जब भी वहाँ रहें और जहाँ से जाएँ तो वहाँ पर जाकर सतर्क व सावधान रहें। जीरकपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जीरकपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लग्जरी गाड़ियां चुराते थे और इसकी खास बात यह है कि इस गिरोह का सरगना जो था वो पूरी तरह से पढ़ा लिखा था। कंप्यूटर साइंस में उसने M.Tech कर रखी थी और उससे पहले वो एक मोबाइल टावर कंपनी में काम करता था जहां पर उसे प्रमुख बनाया गया था, टेक्निकल टीम का हेड था वो। और वहाँ पर भी उसने कोई धांधली की थी जिसके चलते मोबाइल टावर कंपनी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद उसने गाड़ियों की सेल परचेज का काम शुरू किया और फिर खुद गाड़ियाँ चोरी करनी शुरू कर दी। उसका संपर्क एक ऐसे सेल परचेज वाले व्यक्ति से हुआ जिसको ये चोरी करके गाड़ियाँ बेचता था और इतना एक्सपर्ट था कि सिर्फ और सिर्फ हुंडई की गाड़ियां ही चोरी करता था। हुंडई की गाड़ियों को अनलॉक करने में, उसका लॉक खोलने में इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते थे। और पुलिस ने 6 गाड़ियां बरामद कर ली हैं और 11 के करीब जो गाड़ियां चोरी हुई थी, जिसमें 8 गाड़ियां पंजाब से, 2 गाड़ियां हरियाणा से और 1 गाड़ी दिल्ली से चोरी की गई थी। और फिलहाल पुलिस को और भी उम्मीद है कि इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं, कई और वारदातें भी सुलझ सकती हैं। और आपको बता दें कि जिस प्रकार इसको मुहारत हासिल थी, ये पूरी तरह से एक्सपर्ट था, ये माइनिंग के, अवैध माइनिंग के मामले में भी लिप्त था और जिस प्रकार से गाड़ियों को चोरी करता था, सिर्फ और सिर्फ हुंडई की गाड़ियों को ही अपना निशाना बनाता था। एक और इसका साथी है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और एक साथी को जो गिरफ्तार किया वो सेल परचेज का काम करता था, उसी के पास ही ये हुंडई की गाड़ियां बेचने जाता था, जिसके बाद इन्होंने मिलकर काम शुरू किया। अब इनको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं, किसान अपने खेतों के आसपास एक तार लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं जिसके ऊपर कांटे बने होते हैं, जिसे कंटीली तार कहा जाता है। और इसलिए लगाई जाती है कि आवारा पशु उनकी फसल को बर्बाद ना करें। लेकिन अब किसानों की फसल बर्बाद होगी, किसी भी तरीके से बच नहीं पाएगी, क्योंकि यूपी सरकार ने रूल ही ऐसा बना दिया है कि कोई भी किसान अपने खेतों की चारदीवारी के ऊपर कंटीली तार नहीं लगाएगा, क्योंकि इससे गौवंश आहत होता है, उनको घायल किया जाता है। और इसी के चलते अगर कोई गौवंश कंटीली तार से घायल होगा तो उस किसान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और बड़ा सवाल यह है कि चाहे
जो आवारा पशु हैं वो किसान की फसल को पूरी तरह से तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, लेकिन उनको कुछ नहीं होना चाहिए। यूपी सरकार का ये फरमान है। अब देखना होगा कि किसान इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इसी के चलते पशुपालन विभाग की ओर से और दूसरे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और कहा गया है कि जो एक रूल बनता है, रूल नियम बनता है, कानून बनता है, जिसके तहत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अध्याय 3 की धारा 11 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो गौवंश को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अब किसानों को अपनी चारदीवारी के ऊपर या तो रस्सियां बांधनी पड़ेंगी या फिर ऐसी तारें लगानी पड़ेंगी जिससे किसी को नुकसान ना हो। और साथ ही श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में अमावस्या का काफ़ी महत्व माना जाता है। इसी के चलते लोग अपने पितरों के नाम का भोजन गौ माता को खिलाते हैं। तो इसके बारे में भी स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का थोड़ा सजग हुआ है। उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि इन पशुओं को, खासकर गौवंश को, किसी भी प्रकार की तली हुई चीज़ें ना खिलाई जाएं और साथ ही इनको ऐसी चीज़ें ना दी जाएं जो इन्हें ख़राब करती हैं। ख़ास तौर पर एक बीमारी का जिक्र भी किया गया है, एसिडोसिस। कहते हैं कि ये बीमारी हो जाती है अगर उन्हें तली हुई चीज़ें खिलाई जाएंगी, क्योंकि लोग एक्सेस में, ज़्यादा मात्रा में इन पशुओं को तली हुई चीज़ें श्राद्ध के दौरान खिला देते हैं। और इसके अलावा अफारा की समस्या के कारण पशुओं की मौत भी हो सकती है। इसलिए गौशाला वाले भी थोड़े सतर्क हो गए हैं। गौशालाओं में लोग अक्सर ऐसा दान करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां के माहिरों का मानना है कि आप पुण्य करते करते पाप के भागी ना बने, इसलिए ऐसी चीज़ें ना खिलाएं। और इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको चारा खिला सकते हैं, भूसा खिला सकते हैं और इसके अलावा खल बिनौला भी उनको दे सकते हैं। लेकिन तली हुई पूरी, हलवा या फिर खीर इत्यादि इन पशुओं को खिलाने की कोशिश ना करें जो इनकी जान के लिए खतरा बन जाए। और साथ ही वैसे भी लंपी स्किन की जो बीमारी फैली हुई है, जिसके चलते कई किसानों के जो पशु हैं या फिर आवारा पशु हैं वो पूरी तरह से मौत के मुंह में जा चुके हैं, तो उसकी एहतियात के तौर पर भी कहा गया है कि आप पशुओं से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। दशहरे के त्यौहार से पहले रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला तो आपने भी काफ़ी देखी होंगी, लेकिन अब आज हम आपको एक ऐसी रामलीला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आयोजन काफ़ी दिनों तक होता है और एक स्थान पर नहीं होता। अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है। लोग भी साथ साथ चलते हैं, वहीं पर पहुंच जाते हैं। और इस रामलीला की खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के आधुनिक यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिस प्रकार से लाइट की ज़रूरत पड़ती है, साउंड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस रामलीला में ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। और जो पात्र होते हैं उनकी ही आवाज़ सबसे अहम मानी जाती है कि दूर दूर तक बैठे लोगों के तक इनके जो संवाद हैं बिना माइक के ही पहुंच जाते हैं। तो ये होती है जी वाराणसी के रामनगर में, वाराणसी के रामनगर की रामलीला। और एक साथ हज़ारों दर्शक साथ चलते हैं, इस रामलीला का आनंद लेते हैं और रोज़ाना हज़ारों मुस्लिम परिवार भी इस रामलीला में पहुंचते हैं। और 40 से 50 हज़ार लोग इन खास दिनों में पहुंचकर इस मंचन का आनंद मानते हैं, अपने जो है लोगों को, अपने साथियों को साथ लेकर पहुंचते हैं। और अगर बात की जाए मंचन की, तो 10 किलोमीटर के दायरे में इसका मंचन किया जाता है, बिना किसी स्टेज के, बिना किसी के लाइट के। और जो प्राचीन तरीका था मंचन करने का वो होते हैं पेट्रोमैक्स की रोशनी से दर्शकों को ये रामलीला दिखाई जाती है। और इसका आयोजन 9 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक होगा, यानी कि ये रामलीला शुरू हो चुकी है और 9 अक्टूबर तक ये लगातार जारी रहेगी। और जो अलग अलग घाट बन जाते हैं, अलग अलग इलाके बन जाते हैं वाराणसी के, वहाँ पर इनका मंचन होता है, जिसमें ख़ास तौर पर अयोध्या मैदान, लंका मैदान, पंचवटी, इसके अलावा रामबाग, पंपा शहर, जनकपुर, नंदीग्राम, सगरा, भारद्वाज, मुनि आश्रम में इनका मंचन किया जाता है और हज़ारों दर्शक वहां पर पहुंचते हैं। और इसका जो मंचन है, इसकी शुरुआत 1806 से मानी जा रही है कि 1806 में इसका मंचन हुआ था और 217वीं बार इसका मंचन हो रहा है। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान, महामारी के दौरान कुछ सालों तक इसका मंचन नहीं हो पाया था, लेकिन अब मंचन फिर से शुरू हो चुका है। 217वीं बार इसका मंचन चल रहा है और इसका जिक्र एक पुरानी किताब में भी मिलता है। वो किताब का नाम है न्यूज़ ऑफ बनारस। जब हमारा
जो देश है वो अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उस समय काशी नरेश महाराजा उदित नारायण सिंह के समय अंग्रेज़ी हुकूमत में वाराणसी के जिलाधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ चर्चा की थी, तो उन्होंने भी इसका पूरी तरह से इस रामलीला के मंचन का वर्णन किया था। और यह रामनगर की रामलीला का लिखित प्रमाण है कि 1806 से इसका मंचन हो रहा है और देश विदेश के लोग इस रामलीला को देखने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग है। अक्सर देखा जाता है कि रामलीला एक ही मंच के ऊपर होती है, वहां पर 9 दिनों तक रामलीला होती है। अंतिम दिन रावण वध किया जाता है, जिसके बाद रामलीला का समापन होता है और इसके अलावा राज तिलक की रस्म भी होती है। लेकिन यह रामलीला 1 महीने तक चलती है। 9 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है और जो इसके पात्र हैं वो बिना माइक के, बिना लाइट, बिना साउंड के अपनी बात, अपने संवाद लोगों तक पहुंचाते हैं। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।